रेगिस्तान की सुनहरी रेत, नील नदी की शांत लहरें और इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम, क्लियोपेट्रा। वो केवल एक रानी नहीं थी, वो एक रणनीतिकार थी और एक ऐसी महिला जिसने रोम जैसे साम्राज्य को भी चुनौती दी। 69 ईसा पूर्व मिस्र पर शासन कर रहा था टॉलेमी वंश, जिसकी नींव रखी थी टॉलेमी I सोटर ने। क्लियोपेट्रा इस वंश की राजकुमारी थी। उनके पिता टॉलेमी 12 ऑलीटस एक कमजोर शासक माने जाते थे, लेकिन उनकी बेटी अलग थी। वो यूनानी, मिस्री और कई अन्य भाषाएं जानती थी। वो राजनीति समझती थी और सबसे महत्वपूर्ण, वो जनता से संवाद करना जानती थी। 51 ईसा पूर्व पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई टॉलेमी 13 के साथ संयुक्त शासन संभाला, लेकिन दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए। कुछ ही समय में क्लियोपेट्रा को सत्ता से हटा दिया गया। उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा, पर यह अंत नहीं था, ये वापसी की तैयारी थी। रोम का शक्तिशाली सेनापति जूलियस सीजर मिस्र आया। कहा जाता है क्लियोपेट्रा खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के सामने प्रस्तुत हुई। ये केवल एक नाटकीय प्रवेश नहीं था, ये एक राजनीतिक चाल थी। सीजर उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसकी मदद से क्लियोपेट्रा ने अपना सिंहासन वापस पाया। उनका एक पुत्र हुआ सीजेरियन। लेकिन रोम की राजनीति स्थिर नहीं थी। 44 ईसा पूर्व सीजर की हत्या कर दी गई। रोम 3 हिस्सों में बंट गया। उनमें से एक था शक्तिशाली सेनापति मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा और एंटनी का गठबंधन केवल प्रेम नहीं था, ये साम्राज्य की रणनीति थी। दोनों ने मिलकर पूर्वी क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाई। मध्य सागर के किनारे एक निर्णायक टकराव, एक्टियम का युद्ध। ऑक्टेवियन की सेना ने क्लियोपेट्रा और एंटनी को पराजित कर दिया। ये केवल युद्ध की हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। 30 ईसा पूर्व एंटनी की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा अकेली रह गई। रोम की कैद में अपमानित जीवन स्वीकार करने से बेहतर उन्होंने अपनी नियति खुद चुनी। कहानियों के मुताबिक उन्होंने एक विषैले सांप से डसवाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के साथ ही मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया और एक स्वतंत्र फेराव का युग समाप्त हो गया। क्लियोपेट्रा की कहानी अक्सर प्रेम और सुंदरता तक सीमित कर दी जाती है, लेकिन उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो कम चर्चा में आते हैं या जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया। क्या उनकी छवि राजनीतिक प्रचार से बिगाड़ी गई? उनकी हार के बाद रोम के विजेता ऑक्टेवियन ने अपने प्रचार में क्लियोपेट्रा को विदेशी, मोहिनी और खतरनाक स्त्री के रूप में दिखाया। असल में ये राजनीतिक चाल थी ताकि रोम की जनता मान ले कि मार्क एंटनी किसी महिला के जादू में फंसकर देशद्रोही बन गया। उनका गुप्त खुफिया तंत्र। कम चर्चित तथ्य ये है कि क्लियोपेट्रा के पास अपना जासूसी नेटवर्क था। मिस्र के बंदरगाहों और रोमन दरबारों में उनके जासूस सक्रिय रहते थे। उन्हें रोम की आंतरिक राजनीति की जानकारी समय से पहले मिल जाती थी। जहर पर प्रयोग। कुछ प्राचीन स्रोत संकेत देते हैं कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर अध्ययन करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने कैदियों पर परीक्षण कर ये जानने की कोशिश की कि कौन सा जहर कम पीड़ादायक मृत्यु देता है। ये संभवतः उनके अंतिम निर्णय से जुड़ा हो सकता है। उनकी छिपी हुई कब्र। आज तक उनकी कब्र का सटीक स्थान नहीं मिला। माना जाता है कि वे और एंटनी एक साथ दफनाए गए। मिस्र के कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि उनकी कब्र अलेक्जेंड्रिया के पास किसी प्राचीन मंदिर के नीचे हो सकती है। अगर ये खोज मिलती है तो वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खोज होगी। क्या वे रोम की रानी बनना चाहती थीं? कुछ विद्वानों का अनुमान है कि उनका अंतिम लक्ष्य केवल मिस्र की रक्षा नहीं था। वे संभवतः अपने पुत्र सीजेरियन को रोमन साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं, क्योंकि वो जूलियस सीजर का पुत्र माना जाता था। अगर ये योजना सफल होती तो इतिहास पूरी तरह बदल सकता था। एक्टियम की रहस्यमयी वापसी। 31 ईसा पूर्व के युद्ध में अचानक पीछे हटना, क्या ये डर था या पहले से तय योजना? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपने खजाने और नौसेना को बचाने की कोशिश की, ताकि बाद में फिर से शक्ति जुटा सकें, लेकिन हालात ने उन्हें मौका नहीं दिया। सच आज भी रहस्य है। इतिहास की आखिरी स्वतंत्र फिराव। उनकी मृत्यु 30 ईसा पूर्व के बाद मिस्र पूरी तरह रोम के अधीन चला गया। उनके साथ ही लगभग 3000 वर्षों की फिराव परंपरा समाप्त हो गई।